Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is checklist revision of CVS pharmacology. तो जो मेडिकल ग्लोब की चेकलिस्ट आती है फार्माकोलॉजी की, हम उसकी डिस्कशन तैयार करने वाले हैं। तो जो इस चेकलिस्ट का लिंक है आपको चैनल की कम्युनिटी टैब के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं CVS के। तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। अब ये एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग है। इसके अलावा एंटी रिदमिक ड्रग की क्लासिफिकेशन में पूछेगा, एंटी एंजाइना ड्रग की क्लासिफिकेशन में पूछेगा, हार्ट फेलियर की भी क्लासिफिकेशन पूछेगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ इनके सेपरेट वीडियोस के अंदर, लेकिन हम सुपरफिशियल ओवरव्यू ले लेते हैं। लाइक हाइपरटेंसिव फार्माकोलॉजी के अंदर आप जो ड्रग्स यूज करते हो तो वो डायूरेटिक है, सिम्पैथोबिलिजिक होती है, वेसोडाइलेटर्स होती है, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट होती है। डायूरेटिक के अंदर आपको पता है कि थायोजाइड डायूरेटिक है, लूप डायूरेटिक होती है। सिम्पैथोबिलिजिक के अंदर अल्फा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर आ जाती है, नर्व टर्मिनल पे जाके बाइंड करने वाली है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है और सीएनएस आउटफ्लो होती है। तो आप क्लासिफिकेशन को यहाँ से भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, डायूरेटिक के अंदर हाइड्रोक्लोरथायोजाइड है, क्लोरथैलिडोन है, फ्यूरोसिमाइड है। सिम्पैथोबिलिजिक के अंदर क्लोनिडीन है, मिथाइल डोपा है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर के अंदर हेक्सामिथोनियम है, ट्राइमेथाफेन है, मेकामाइलामीन होती है। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर के अंदर रिजापीन है, ग्वानिट्रोल होती है, ग्वानिथिडीन है। अल्फा ब्लॉकर के अंदर प्राजोसिन, डेराजोसिन, डोक्साजोसिन है। बीटा ब्लॉकर के अंदर प्रोपेनोलोल, एटिनालोल, मेटाप्रोलोल, लेबेटालोल, कैल्बिडोलोल आ जाती है। जबकि वेसोडाइलेटर ओरल यानी ऐसे वेसोडाइलेटर जो कि ओरल रूट से दिए जाते हैं, तो वो निफाडिपीन है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। ओके, ठीक हो गया। वैसे निफाडिपीन भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है, लेकिन जो वेरापेमिल और डिल्टियाजिम ये ओरल पारेंटिनल दोनों इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो ओल्डर ओरल वेसोडाइलेटर है, इसमें हाइड्रोलाजीन है, मिनॉक्सिडिल है, नाइट्रोफोरोसाइड पारेंटिनल दी जाती है, डाइजॉक्साइड फिनोल्डोपाम है, और ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। डाइजॉक्साइड इंसुलिनोमा के अंदर भी इस्तेमाल होता है। रेनिन एंटागोनिस्ट के अंदर एलिस्करिन है, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट के अंदर एस इनहिबिटर है और एआरपी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कंपनसेटरी रिस्पांस ऑफ हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो जो हाइपरटेंसिव ड्रग है उनकी क्या कंपनसेटरी रिस्पांस होती है? तो ये कंपनसेटरी रिस्पांस है टू द हाइपरटेंसिव ड्रग। लाइक आप एक बात को रट्टा मार लो कि थायराइड डायूरेटिक है और इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर, इनका कोई कंपनसेटरी रिस्पांस नहीं होगा। डायूरेटिक का और एंजियोटेंसिन का कंपनसेटरी रिस्पांस का मतलब है कि जब ये ब्लड प्रेशर को गिराते हैं तो न्यूरो हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। न्यूरल के अंदर बैरोरिसेप्टर और हार्मोनल के अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है। ओके, तो जो डायूरेटिक और इनका कोई इतना ज़्यादा कोई कंपनसेशन नहीं आती क्योंकि डायरेक्टली रीनल पे जाके काम कर लेती है। ओके, लेकिन जो बीटा ब्लॉकर का भी इतना ज़्यादा नहीं आता क्योंकि हार्ट पे जाके काम करती है। डायूरेटिक और एस इनहिबिटर किडनी पे बाइंड करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स आता है वो मिनी ऑक्सीडेल का आता है। उससे कम मॉडरेट में हाइड्रोलिज़िन का आता है और जो रिलेटिवली लेस होता है तो उसमें नेफाडिपिन आती है। जो नेफाडिपिन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वो रिलेटिवली ज़्यादा सेफर होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलिज़िन, मिनोक्सिडिल, नाइट्रोपेरोसाइड और फिनोल्डियोपाम, क्योंकि ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्स करवा देती है। जो मिनोक्सिडिल है ये तो कुछ ज़्यादा टैकीकार्डिया करवा देती है, जबकि मॉडरेट टैकीकार्डिया के अंदर हाइड्रोलिज़िन है और स्लाइड टैकीकार्डिया के अंदर अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स होती है। ओके, तो ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्स आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्स आप देख लेना यहाँ से। क्लासिफाई वेसोडाइलेटर्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो वेसोडाइलेटर उनकी क्या क्लासिफिकेशन होती है? पहला कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, फिर इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन है कैल्शियम की इनफ्लक्स को रिड्यूस कर देना वाया एल टाइप कैल्शियम चैनल है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज करवा देना या तो ड्रग से या वेस्कुलर एंडोथेलियम से, हाइपरपोलराइजेशन करवा देना स्मूथ मसल की, पोटेशियम चैनल को ओपन करा देना, या डोपामाइन की D1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देना। फिनोल डोपाम D1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है। मिनी ऑक्सीडिल और डाइसऑक्साइड ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देती है। ओके, नाइट्रोपोरोसाइड अपने अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है, हाइड्रोलिसिन एंडोथेलियल सेल से डिराइव करती है। जो कैल्शियम इन्फ्लक्स से रिड्यूस करने वाली है वो डाइहाइड्रोपेराडीन है और वेरापेमिल और डिल्टियाजिम होती है। जो डाइहाइड्रोपेराडीन है ये वैसल्स के ऊपर जाके काम करती है, जबकि वेरापेमिल और डिल्टियाजिम हार्ट वगैरह पर जाके काम करती है। ठीक हो गया। ओके, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वेसोडाइलेटर्स के। नेक्स्ट चलते गए हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस इनहिबिटर। तो जो एस इनहिबिटर होते हैं वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा काइनेज 2 को ब्लॉक करते हैं और लास्ट में डाइपेप्टिडेज को ब्लॉक कर देते हैं। जब एस इनहिबिटर ब्लॉक हो जाएगा तो ब्रेडिकाइनिन टूटेगी नहीं और दूसरी तरफ एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। जो एंजियोटेंसिन 1 है ये इनएक्टिव डाइकापेप्टाइड है, तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन वाले सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया, तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इस डायग्राम को आप तैयार कर लेना। इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी है। ओके,
और इसके अलावा और क्या पूछ रहा है, साइनाइड पॉइजनिंग है। ओके, तो पहले हम यहाँ पे चलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो पहला है स्टेप्ड केयर। जो स्टेप्ड केयर या पॉलीफार्मेसी है, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इनके कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक टॉक्सिसिटी कम होती है, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स कम से कम होती है, और लास्ट में थेरापेटिक इफेक्ट आता रहता है। ठीक है, तो ये इनके 3 फ़ायदे होते हैं। ठीक है, यानी कंपनसेटरी रिस्पॉन्स मिनिमाइज़ हो जाता है, ओवरऑल टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, और लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स के अलावा जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो ज़्यादा आते हैं। इस केस के अंदर स्टेप्ड केयर है, यानी ड्रग वन बाय वन ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि लाइफस्टाइल मेजर्स को चेंज करो, लाइक सांस रिस्ट्रिक्शन करो, वेट को कम करो। फिर इसके बाद हम डायूरेटिक से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम एस इनहिबिटर ऐड करेंगे, फिर वेसोडाइलेटर ऐड करेंगे, स्पेसिफिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या सिम्पैथोपेलेजिक, या फिर दोनों ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टेप्ड केयर से चलते हैं। जो दूसरी, तीसरी और चौथी है, ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक डायूरेटिक और एस इनहिबिटर किडनी के ऊपर, और बीटा ब्लॉकर्स काम करते होते हैं किसके ऊपर, ये बीटा ब्लॉकर काम करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, सिम्पैथोपेलेजिक एक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्स को प्रिवेंट कर देते हैं। लाइक प्रोपेनोलोल हाइड्रोलेजन के टैकीकार्डिया को रिड्यूस कर देता है। दैट इज वाई कि जो रेशनल पॉलीफार्मेसी होती है वो टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज कर देती है, एडिटिव या सुपरा एडिटिव थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती होती है। अब मोनोथेरेपी की बात करते हैं, तो मोनोथेरेपी में सिंगल एक ड्रग यूज़ करते हैं, या तो एस इनहिबिटर है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, या फिर अल्फा या बीटा ब्लॉकर कंबाइंड या यूज़ कर सकते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा सिंपल होती है, माइल्ड और मॉडरेट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, मॉडर्न ड्रग है और बेटर पेशेंट कंप्लायंस होती है। इसके बाद एज और एथनिसिटी है। जो ओल्डर पेशेंट होते हैं वो डायूरेटिक को और बीटा ब्लॉकर को ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसका निमोनिक होता है बीडी। आप बीडी पढ़ते हो ना, तो बीडी इसको ज़्यादा करते हैं। जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं वो डायूरेटिक को और कैल्शियम चैनल को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, एस इनहिबिटर को कोई भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता। इसके बाद हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इस केस में ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और एंडोवैस्कुलर डैमेज हो सकता है, ऑर्गन्स को डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसमें पावरफुल वेसोडाइलेटर है। फॉर एग्जांपल, इसका मैंने निमोनिक बताया है एनडीएफ, नाइट्रोक्लोराइड, फिनोल्डोपाम और डायज़ोक्साइड। ओके, और फिर इनको डायूरेटिक के साथ मिला के दोगे, लाइक फेरासिमाइड और बीटा ब्लॉकर के साथ, ताकि हम ब्लड प्रेशर को 140 से 160 तक ले आए कुछ घंटों के अंदर अंदर। ओके, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी होती है। इसके बाद साइनाइड की पॉइजनिंग पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं साइनाइड की पॉइजनिंग है। जो साइनाइड आयन होते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देते हैं, सेल की डेथ हो जाती है। इसके अलावा जो लेकिन फ़ायदा ये होता है हमारी बॉडी के लिए कि जो मेथियोग्लोबिन है उसका जो आयरन है उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है साइनाइड के लिए एज़ कम्पेयर टू डाइट आयरन इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। हम नाइट्राइड्स का यूज़ करते हैं। नाइट्राइड्स हीमोग्लोबिन के फेरस आयन को फेरिक में कन्वर्ट कर देते हैं, मेथियोग्लोबिन बन जाता है। अब जो साइनाइड की पॉइजनिंग है उसको ट्रीट करने के लिए 3 स्टेप देते हैं। सबसे पहले हम अमाइल नाइट्रेट देते हैं इनहेलेशन से, फिर हम इंट्रावेनस रूट से सोडियम नाइट्राइट देते हैं जो मेथियोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा देता है, और मेथियोग्लोबिन आगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से साइनाइड को रिमूव कर देगी। फिर दोबारा इंट्रावेनस सोडियम थायोसल्फेट, पहले हम सोडियम नाइट्रेट यूज़ किया था, अब सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करते हैं, जो सियानोमेथियोग्लोबिन को थायोसियानेट और मेथियोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा। जो थायोसियानेट है रिलेटिवली लेस टॉक्सिक होती है एज़ कम्पेयर टू साइनाइड, लेकिन अगर ज़्यादा मेथियोग्लोबिन बन गया तो मेथियोग्लोबिन फैटल होता है क्योंकि पुअर ऑक्सीजन कैरियर है। जो अल्टरनेटिव एंटीडोट है वो हाइड्रोक्सीकोबालामीन है। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफाई नाइट्रेट्स, इट यूजेस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और टॉक्सिसिटी। तो नाइट्रेट्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। लाइक शॉर्ट में सबलिंगुअल है, इंटरमीडिएट में ओरल होते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन में ट्रांसडर्मल होते हैं। ओके, ठीक है। और वेरी शॉर्ट एक्टिंग के अंदर अमाइल नाइट्रेट आ जाते हैं। तो वेरी शॉर्ट एक्टिंग के अंदर हम किसको ऐड कर सकते हैं, अमाइल नाइट्रेट का ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन है, सबलिंगुअल से आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट है। इंटरमीडिएट के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन है, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट है, मोनोनाइट्रेट है, और पॉलीइरिथ्रोटोल टेट्रानाइट्रेट है। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर ट्रांसडर्मल फॉर्म में देते हैं। लॉन्ग एक्टिंग होती है और इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है प्रोफैलेक्सिस के लिए, जबकि शॉर्ट एक्टिंग है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लिए और एक्यूट एंजाइना पेक्टोरिस के लिए होती है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रही है। जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये डायनामाइट का एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होता है, थेरापेटिक नाइट्रेट्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अब इसके जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 10 से लेकर 20 मिनट तक हो सकते हैं। लाइक अगर सबलिंगुअल फॉर्म में देते हैं तो 10 से लेकर 20 मिनट है, ट्रांसडर्मल फॉर्म में देते हैं तो 8 से लेकर 10 घंटे तक होते हैं, प्रोफाइलैक्सिस के लिए होते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जिसको ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट कहते हैं,
लीवर के अंदर डीनाइट्रेशन होती है स्मूथ मसल के अंदर। तो पहले ये 2 नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होगा, 3 नाइट्रेट था, पहले 2 में कन्वर्ट होगा, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल डाइनाइट्रेट, जिसके पास वेसोडाइलेटिंग एक्टिविटी होती है। फिर ये मोनोनाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, जिसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। चूँकि लीवर के एंजाइमिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो फर्स्ट पास इफेक्ट है नाइट्रोग्लिसरीन का वो ऑलमोस्ट 90% होता है। दैट इज़ व्हाई कि अगर ओरल रूट से देते गए तो कुछ भी नहीं बचना नाइट्रोग्लिसरीन में, ठीक है। दूसरी नाइट्रेट के अंदर आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट है, आइसोसल्फाइड मोनोनाइट्रेट और पेंटाइथेनॉल टेट्रानाइट्रेट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं तो फिर आप इस डायग्राम पे फोकस करो तो इस डायग्राम के अंदर फोकस नहीं हो रहा। अच्छा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं स्मूथ मसल के अंदर। ये एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, उसको इंड्यूस कर देते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, नाइट्रेट्स भी और नाइट्राइट भी। जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, ओके, तो ये नाइट्रेट की प्रोडक्शन को बढ़ा देता होता है। ओके, जो नाइट्रेट है वो आगे सॉल्युबल ग्वानालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। सॉल्युबल का मतलब है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं है। ग्वानालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा, साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा, वहाँ के स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कर देगा, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट की डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा और मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है। अब इनके ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट को पढ़ते हैं। लाइक सीवीएस के ऊपर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है तो वो वीनो डायलेशन करती है। वीनो डायलेशन की वजह से वीनस रिटर्न कम से कम होगा, कार्डिक साइज और कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, प्री लोड कम हो जाएगा। आर्टीरियल स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन होती है तो इससे एपिकार्डियल कोरोनरी वेसल जो कि पार्शियली ऑक्लूडेड थी उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा ड्यू टू आर्टिकुलर डायलेशन। फाइनली उसकी वजह से इजेक्शन बढ़ जाएगी, कार्डिक साइज भी कम हो जाएगा। ओके, लेकिन कहती है कि जो ज़्यादातर वेन्स होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए। फिर आती है बारी आर्टरीज की और सबसे लास्ट में आर्टरियोल होती है। वेनो डायलेशन की वजह से डायस्टोलिक हार्ट का साइज कम होगा, टेंशन कम से कम होगी। आर्टिकुलर डायलेशन की वजह से टीपीआर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। फाइनली इसकी वजह से ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। दैट इज़ वाई द प्राइमरी मैकेनिज्म होता है कि जो नाइट्रेट्स को एंथेरोसेक्लोलिटिक एंजाइना में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम कर देती है, ठीक है। जबकि वेसोस्पास्टिक एंजाइना के अंदर ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देती होती है। वेसोस्पास्टिक एंजाइना के अंदर ये कोरोनरी स्पैज़म को रिवर्स कर देती है, फ्लो को बढ़ा देती है। नाइट्रेट्स का कार्डिक मसल के ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा सकती है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकती है, जब नाइट्रोग्लिसरीन ब्लड प्रेशर को कम करती है। अदर ऑर्गन्स की अगर बात करती है तो फिर नाइट्रेट्स ब्रोंकाई, जीआईटी और जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट के स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कराते हैं। इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन प्लेटलेट की एग्रीगेशन को मिनिमाइज़ कर देता है। क्लिनिकल यूजेस के अंदर अगर बात करते हैं तो क्लिनिकल यूजेस में हम कह सकते हैं कि ये एंजाइना को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो सबलिंगुअल होती है 10 से लेकर 20 मिनट तक होती है नाइट्रोग्लिसरीन की, जबकि आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट की 30 मिनट तक होती है। ओरल या स्वैलोड होती है तो ये नॉर्मल रिलीज फार्मूलेशन होती है, 4 से लेकर 6 घंटे के लिए होती है, ठीक है। जबकि ट्रांसडर्मल पैच है 24 घंटे तक हो जाती है, लेकिन टॉलरेंस 8 से लेकर 10 घंटे के अंदर डेवलप हो जाती है। द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स आर वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन की वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, ओके। वेनोडाइलेशन की वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगी। मेनिंजियल आर्टरियल की वेनोडाइलेशन की वजह से थ्रॉबिंग हेडेक होगा। जो नाइट्रेट है सिल्डेनाफिल, विल्डेनाफिल, टार्डेनाफिल के साथ इंटरैक्ट करती है। अब ये जो ड्रग है सिल्डेनाफिल, ये क्या करती है, ये सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल, टार्डेनाफिल फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 को इनहिबिट कर देती है। ये वो एंजाइम है जो कि साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करा देता है, ओके, ठीक है। और जो साइक्लिक जीएमपी का लेवल इरेक्टाइल टिश्यू में ज़्यादा होगा तो ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और इरेक्शन बढ़ जाती है, तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपने इन दोनों को मिला के ले लिया तो सिनर्जिस्टिक एक्शन होगा और कुछ ज़्यादा हाइपोटेंशन हो जाएगी और क्रिटिकल ऑर्गन की परफुजन इम्पेयर्ड हो जाएगी। जो नाइट्राइट्स होती है, नाइट्रेट की बात नहीं कर रहा, नाइट्राइट्स वो सिग्निफिकेंट टॉक्सिकोलॉजी हो सकती है क्योंकि मेथियोग्लोबिनीमिया करवा सकती है, लेकिन हम इस इफेक्ट को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग है। नाइट्रेट मेथियोग्लोबिनीमिया नहीं करवाते। पास्ट के अंदर जो नाइट्रेट्स थे वो एक्सप्लोसिव के अंदर यूज़ होते थे, ठीक है। और इनकी वजह से एक डिजीज़ होता है जिसको बोलते हैं मंडे डिजीज़। मंडे डिजीज़ के अंदर ये होता है कि जब वो काम कर रही होती है, मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो जब वो काम करते हैं तो उनके नाइट्रेट्स के अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो छुट्टी पे जाते थे, ठीक है, ओके, छुट्टी पे जाने के बाद लाइक मंडे को जाते थे काम पर, फ्राइडे को घर आए, सैटरडे को संडे को अपने घर पे टाइम गुजारा, फिर मंडे को वापस आए तो टॉलरेंस खत्म हो गया है। तो फिर टॉलरेंस खत्म हो गया है, इफेक्ट खत्म नहीं हुए तो हेडेक होना शुरू हो जाएगा, क्रेनियल वेसोडाइलेशन की वजह से टैकीकार्डिया और डिजीनेस होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो हर मंडे के ऊपर ऐसी चीज़ें होना तो उसको बोलते हैं मंडे डिजीज़। जो मंडे डिजीज़ है वो किसकी वजह से होता है, ये नाइट्रेट की वजह से होता है। इंडस्ट्रियल डिजीज़ है जिसमें वेसोडाइलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के अगेंस्ट टॉलरेंस आ जाती है, ओके। जब वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो काम पे वापस आते हैं छुट्टी के बाद तो हेडेक, डिजीनेस और टैकीकार्डिया हो सकता है। हेडेक क्यों होता है, इंट्राक्रैनियल डायलेशन की वजह से। डिजीनेस क्यों होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से। और टैकीकार्डिया रिफ्लेक्स बैरोरिसेप्टर के जरिए होता है।
नाइट्रेट्स भी ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिया है। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर आ गया, डाइजॉक्सिन को पूछ रहा है, डाइजॉक्सिन को कवर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी रिदमिक कवर कर चुके हैं। ग्रुप 1 को पूछ रहा है, टेबल है, इमिल्ड्रियोन है। ओके, तो हम डाइजॉक्सिन को स्टडी कर लेते हैं। तो जो डाइजॉक्सिन है वो कार्डियोग्लाइकोसाइड वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये कार्डियोग्लाइकोसाइड के पास कार्डिनोलाइड्स होता है जो कि स्टीरॉयड न्यूक्लियस और लैक्टोन रिंग होती है। इसके अलावा कुछ और शुगर्स भी होती है। हम इनको डिजिटालिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिजिटालिस या फोक्सग्लोव प्लांट से डिराइव की जाती है। प्रोटोटाइप के अंदर डाइजॉक्सिन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर देना है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की इनहिबिशन की वजह से इंट्रासेलुलर सोडियम ज़्यादा हो जाएगा। जब इंट्रासेलुलर सोडियम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर होगा क्या, तो इंट्रासेलुलर सोडियम ज़्यादा होने की वजह से सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर काम नहीं करेगा। जब सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर काम नहीं करेगा तो कैल्शियम का कंटेंट सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, तो जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो जाएगा और फिर आगे रिलीज होता रहेगा। ओके, इसके अलावा कुछ और मैकेनिज्म भी होते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना एटीपीएस की इनहिबिशन होती है। ठीक है, अब जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की इनहिबिशन है इसकी वजह से हार्ट के ऊपर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दोनों होती है। इसके अलावा डाइजॉक्सिन ऑटोनॉमिक आउटफ्लो को मॉडिफाई कर सकता है और ये एक्शन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डाइजॉक्सिन की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है तो वेंट्रिकल इजेक्शन बढ़ती है, एंड सिस्टोलिक और एंड डायस्टोलिक साइज दोनों बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, रीनल पोर्फिरिन बढ़ जाती है। इस बेनिफिशियल इफेक्ट की वजह से कंपनसेटरी सिंपैथेटिक और रीनल रिस्पांस ना होने के बराबर होती है। अब सिंपैथेटिक टोन का कम होना ये बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इसकी वजह से हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा नहीं होगा। रिड्यूस हार्ट रेट प्री लोड और आफ्टर लोड हार्ट को परमिट करेगा कि वो अपना फंक्शन करता रहे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के अंदर शुरू में वो अर्ली पैरासिम्पैथोमिमेटिक होता है, फिर बाद में वो एरिथमोजेनिक होता है। शुरू में वो पैरासिम्पैथोमिमेटिक है, पीआर इंटरवल को बढ़ा देगा, एवी नोट की कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगा और टी वेव की फ्लैटनिंग आना शुरू हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। एट्रिया और एवी नोट के ऊपर जो इफेक्ट होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक से होते हैं, मतलब वो वेगस नर्व के जरिए होते हैं और इनको ब्लॉक कर सकते हैं एट्रोपिन से। अब एवी नोट का रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ गया है तो ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, क्योंकि एवी नोट की अगर रिफ्रैक्टरीनेस हो गई है तो एट्रिया की इंपल्स वेंट्रिकल के पास नहीं जाएगी, तो वेंट्रिकल के रेट को मॉनिटर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और तो हम डिजिटालिस को क्यों यूज़ करते हैं, डाइजॉक्सिन को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर वाले पेशेंट के अंदर वेंट्रिकल के रेट को स्लो कर सके। इसके अलावा क्यूट इंटरवल शॉर्ट हो सकता है, टी वेव की इन्वारियन भी हो सकती है और एस्टिक सेगमेंट डिप्रेशन हो सकता है। इसके बाद टॉक्सिक रिस्पॉन्स में ऑटोमेटिसिटी बढ़ सकती है ज़्यादा कैल्शियम ओवरलोड की वजह से, तो वो डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी होती है। कैल्शियम का ओवरलोड डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन करवाता है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सिस्टोली होती है, टैकीकार्डिया होता है और फिब्रिलेशन होती है। वेंट्रिकल के अंदर जो एक्स्ट्रा सिस्टोली है वो प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर बीट की फॉर्म में नजर आती है और जब ये प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर बीट नॉर्मल बीट से कपल्ड हो जाए 1 to 1 फैशन में, इसको बाइजेमिनी बोलते हैं। ये वाला टेबल वो कह रहेगा इसको तैयार करके जाना, लाइक एट्रिया के ऊपर, एवी नोट के ऊपर, परकिंजी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इनके ऊपर तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक है और परकिंजी और वेंट्रिकल्स के ऊपर ये डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं इंट्रासेलुलर कैल्शियम ओवरलोड के जरिए। लाइक एट्रिया मसल के ऊपर रिफ्रैक्टरी पीरियड को क्या कर देगा, कम कर देगा, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो कंडक्शन वेलोसिटी इसकी बढ़ जाती है लेकिन इसमें कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाती है। ऑटोमेटिसिटी दोनों की बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नेग्लिजिबल होता है लेकिन एवी नोट के ऊपर पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा। एरिथमिया, एट्रियल टैकीकार्डिया, फिब्रिलेशन हो सकती है और यहाँ पे एवी नोटल टैकीकार्डिया और एवी ब्लॉकेट हो सकता है। ठीक हो गया। ओके, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड और कंडक्शन वेलोसिटी दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। ओके, यानी जिसका रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होगा वो कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा रखेगा, जिसका रिफ्रैक्टरी पीरियड ज़्यादा होगा उसकी कंडक्शन वेलोसिटी भी कम होती है। ओके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर रेट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह हो सकता है, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन हो सकती है, एरिथमिया हो सकता है। क्रॉनिक के केस में क्या होता है, एक्सेसिव कैल्शियम ओवरलोड होगा हार्ट के केस में, लेकिन एक्यूट इंटॉक्सिकेशन होती है लाइक सुसाइडल या एक्सीडेंटल ओवरडोज की वजह से, तो हार्ट की स्टिमुलेशन नहीं होगी बल्कि हार्ट की डिप्रेशन होगी और कार्डिक अरेस्ट होगा, ना कि टैकीकार्डिया और फिब्रिलेशन होगी। ओके, तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को हमने कंपेयर कर लिया है, एरिथमियोजेनिक है, एंडोक्राइन चेंजेस भी होती है। इसके बाद वो एंटी एरिथमिक ड्रग की क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, तो एंटी एरिथमिक को 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 5 ग्रुप में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। ग्रुप 1 में प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन, डाइसोप्रामाइड आती है। ग्रुप 2 के अंदर एस्मोलोल, प्रोपेनोलोल आती है। ग्रुप 3 पोटेशियम के अंदर इमिट्रियोन, डोफिटिलाइट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, विरापेमिल, डेल्टियाजिन ग्रुप 4 में आती है। ग्रुप 5 में मिसलेनियस कैटेगरी वाली ड्रग्स आना शुरू हो जाती है।
मेनली वो कह रहा है कि ग्रुप 1 को और इमिड्रियोन को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। तो ग्रुप 1 को स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्रुप 1 ड्रग्स होती है इनका लोकल एनेस्थेटिक एक्शन होता है। ओके, लोकल एनेस्थेटिक एक्शन है और ये सोडियम डिपेंडेंट एक्शन पोटेंशियल के अपस्ट्रोक को मिनिमाइज़ कर देती है। इस वाले को अपस्ट्रोक को मिनिमाइज़ कर देती है और जब इसको मिनिमाइज़ कर देगी तो डिपोलराइजेशन स्लो हो जाएगी, तो क्यूआरएस ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जो कि डिपोलराइजेशन को शो करता होता है। इनको मज़ीद डिवाइड करती है 3 कैटेगरी के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। लाइक एक होते हैं प्रोकेनामाइड ग्रुप 1A, वो एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देती है। ग्रुप 1B लिडोकेन एक्शन पोटेंशियल को कम कर देती है, स्पेसिफिकली परकिंजे के ऊपर। और ग्रुप 1C फ्लेसिनाइड का कोई एक्शन नहीं होता एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन के ऊपर। अब तमाम ग्रुप 1 ड्रग है, ये इस्कीमिक और डिपोलराइज्ड टिश्यू के अंदर कंडक्शन को स्लो कर देती है और ये एब्नॉर्मल या पेसमेकर को स्लो या अबॉलिश कर सकती है, क्योंकि जो पेसमेकर एक्टिविटी है सोडियम चैनल के ऊपर डिपेंड होती है। द मोस्ट सिलेक्टिव एजेंट जो कि ग्रुप 1B की होती है, उसका सोडियम चैनल के ऊपर ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, स्पेसिफिकली डिप्रेस्ड इस्केमिक टिश्यू के अंदर। डिप्रेस्ड इस्केमिक टिश्यू के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव एक्शन ग्रुप 1B का होता है, नॉर्मल टिश्यू के अंदर नहीं होता। ओके, जबकि लेस सिलेक्टिव के अंदर ग्रुप 1A और ग्रुप 1C होती है। ये डिप्रेस्ड को और नॉर्मल को दोनों को अफेक्ट करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रुप 1 को मज़ीद 2 में डिवाइड करती है, तो आपने इस तरह से डिवाइड करना है, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। ओके, जो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना, तो जो यूज़फुल ड्रग्स होती है वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड करती है जब सोडियम चैनल ओपन होता है। या सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि जो ग्रुप 1 होती है इनको मज़ीद 2 में डिवाइड करती है, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव होती है। अच्छा, ये जब सोडियम चैनल के ऊपर जाके बाइंड करते हैं, जब चैनल या तो ओपन होता है या इनएक्टिवेटेड होता है, लेकिन जब चैनल फुली रिपोलराइज्ड होता है या रेस्टिंग स्टेट के अंदर होता है, तब इस केस में जाके बाइंड नहीं करते होते। दैट इज़ व्हाई कि जो एंटी रिथमिक ड्रग होती है वो चैनल को ब्लॉक करती है एब्डोमिनल टिश्यू में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टिश्यू। इसके अलावा ये यूज़ डिपेंडेंट या स्टेट डिपेंडेंट होती है एक्शन के अंदर। लाइक ये सिलेक्टिवली डिप्रेस टिश्यू को करती है, ऐसे टिश्यू को डिप्रेस करती है जो कि फ्रीक्वेंटली डिपोलराइज हो रही है। फॉर एग्जांपल फास्ट टैकीकार्डिया, या ऐसे टिश्यू को अफेक्ट करती है जो कि डिपोलराइज हुए हुए है रेस्टिंग पीरियड में। तो ये यूज डिपेंडेंट या स्टेट डिपेंडेंट होता है। यूज का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है और स्टेट का मतलब कि स्टेट के अंदर है, स्पेसिफिकली डिपोलराइज्ड इस्केमिक स्टेट वाले को ब्लॉक कर देती है। अब 1A के अंदर प्रोकेनामाइड आती है, इमिडिट्रियोन भी आ जाती है। अब ये ड्रग्स है एट्रियल वेंट्रिकुलर एरिथमिया दोनों को अफेक्ट करती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, कंडक्शन वेलोसिटी को ब्लॉक कर देती है, स्पेसिफिकली एट्रिया के अंदर, परकिंजी के अंदर और वेंट्रिकल के अंदर। जबकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये AV नोड के अंदर होता है, वहाँ पे उनको कंट्रोल करता होता है। ग्रुप 1A ड्रग कुछ रिपोलराइजिंग करंट को ब्लॉक कर देती है, दैट इज व्हाई एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को ब्लॉक कर देती है। इमिड्रियोन का भी तकरीबन सिमिलर इफेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्गिंग इफेक्ट भी इमिड्रियोन का ही होता है। अब इस टेबल को अच्छे तरीके से करके जाना है। लाइक प्रोकेनामाइड, डाइसोपेरामाइड और क्विनिडीन है, ग्रुप 1A से बिलॉन्ग करती है। इन्होंने पीआर इंटरवल को बढ़ा देना है, लेकिन पीआर इंटरवल कम भी हो सकता है, ठीक है? अब पीआर इंटरवल कम क्यों हो सकता है? क्योंकि एंटी मस्करीनिक एक्शन भी इनके पास कुछ ना कुछ होता है, या फिर चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी की वजह से पीआर इंटरवल बढ़ सकता है। ओके, क्यूआरएस ड्यूरेशन बढ़ेगा, क्यूट इंटरवल भी बढ़ेगा। आगे लिडोकेन और मैक्सिलोटीन है, ये पीआर इंटरवल के ऊपर कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन लिडोकेन, मैक्सिलोटीन इस्कीमिक डिपोलराइज्ड वेंट्रिकुलर टिश्यू को डिप्रेस कर देती है। दैट इज़ व्हाई क्यूआरएस ड्यूरेशन पे इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है? ओके, क्यूट इंटरवल के ऊपर भी इतना खास इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन ये कम कर देती है। फ्लेसिनाइड थोड़ा-सा पीआर इंटरवल को बढ़ाती है, क्यूआरएस ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। आगे प्रोपेनोलोल ये सिर्फ पीआर इंटरवल को करती है, ओके? इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वो भी एवी नोड के ऊपर जाके काम करती है। और एवी नोट किसको डिटरमिन करता है? पीआर इंटरवल को। अब लास्ट में वो इमिड्रियोन का क्या रहा है? इमिड्रियोन का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी रिथमिक ड्रग होती है, सबसे ज़्यादा एफिकेसी इसकी की होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, सोडियम को, कैल्शियम को, पोटेशियम चैनल को, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। और चूंकि इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, तो उसको ऐसे रिथमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करती है जो रिलेटिवली रिफ्रैक्टरी होती है, लेकिन इसको ऑफ लेबल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ऑफ लेबल का मतलब है कि ऐसे ड्रग जो ऐसे डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है जिसके लिए वो अप्रूव नहीं होती, ठीक है? इमिड्रियोन को यूज़ करने की वजह से कॉर्नियल डेपोजिशन हो सकती है, थायराइड डिसफंक्शन हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, पैरेस्थीसिया है, ट्राइमर है, पल्मोनरी फिब्रोसिस होती है। इमिड्रियोन रियरली कोई नया एरिथमिया करवा देती है, क्योंकि ये कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर देती है, बीटा ब्लॉकर को भी करवा देती है, सोडियम को भी, पोटेशियम को भी। इसके अलावा जो ड्रोनेडाटोन है, इमिड्रियोन एनालॉग होती है, लेकिन इसके अंदर आयोडीन नहीं होता, ठीक है? तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म वगैरह ये नहीं करवा सकती होती, ठीक है? लेकिन जो ड्रोनेडाटोन है एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए या फ्लटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी रिलेटिवली कम होती है एज़ कम्पेयर टू इमिड्रियोन। तो हमने सीवीएस के चेकलिस्ट को तैयार कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।